नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। IBC 24 लोकसभा चुनाव में निकला है वादों की पड़ताल करने। क्या वाकई सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र में काम किया है? जनता के नफ्स को टटोलने के लिए आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। बड़वानी जिला वैसे तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच घिरा है। बड़वानी जिले की अगर बात की जाए तो ये बेहद खास है क्योंकि इसे निर्माण का पेरिस कहा जाता है। बड़वानी जिला इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सफेद सोने के रूप में जाना जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से आज ये बंद होने की कगार पर आ गया है। बड़वानी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर एक दशक तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सियासी समीकरण भी यहाँ पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें IBC 24 लगातार निकला है सामाजिक सरोकार के लिए। ये सरोकार है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शपथ लें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चयन करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको यहाँ बड़वानी जिले की जो पृष्ठभूमि है उससे अवगत करा दे। बड़वानी जिले की जो कुल जनसंख्या है वो 14.25 लाख है। यहाँ के जो मतदाता है वो 9,38,998 है। साक्षरता की दर यहाँ बहुत कम है, 49.72% है। और वहीं यहाँ का लिंगानुपात की अगर मैं बात करूँ तो वो 982 है। विधानसभा यहाँ पर 4 है, जिस पर 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं 1 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सुभाष पटेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, सांसद में उनकी जो भूमिका रही है वो 90% रही है। 8 बहस में वो शामिल हुए हैं और 90 से ज़्यादा प्रश्नों उन्होंने संसद में पूछे हैं। अब क्या सियासी समीकरण कहता है, क्योंकि बहुत खास अगर इस बात कहे, क्योंकि अगर इस विधानसभा की मैं पूरी बात करूं तो 8 ऐसी लोकसभा सीट्स है जहां पर संघ की पकड़ मजबूत थी, उसमें से 1 सीट बड़वानी को भी माना जाता है। इस बार की क्या सियासी समीकरण बैठने वाले हैं, कितना उठा-पुठल होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक भारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को हुई है, क्या वाकई उसके बाद कांग्रेस का जो परिवर्तन की लहर आई है वो काम करेगा, मोदी मैजिक काम करेगा, या जनता इस बार चाहती है बदलाव? ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री से ही सवाल करते हैं, उनका गृह जिला है। किस स्थिति में आप देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि विकास की रफ्तार से क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत धीमी नजर आती है। मैं एक तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जिनके लिए आज IBC 24 का जनकारवा जो आपने जो रखा है, जिस इलेक्शन को आपने जो कोट किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, खरगोन बड़वानी लोकसभा के जो सांसद जो 2.5 लाख से अधिक वोटों से जो जीते हुए थे, आज वो यहाँ क्यों नहीं है? ये जो जनता जनार्दन ये किससे पूछेगी? ये सब जो बैठे हैं ये किससे पूछेगी? ये तो उनको यहाँ होना चाहिए, ठीक है? क्या आपने, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल हमने इनवाइट किया था, बाकायदा मिला था, फ़ोन किया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। वो हम बिल्कुल जवाब लेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी मौजूदा दौर की स्थिति आपको क्या लगती है? मेरा सवाल अधूरा रह गया, मंत्री जी पहले उसका जवाब दीजिए। आपके माध्यम से मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सांसद है उनकी सरकार 2 महीने पहले तक मध्य प्रदेश में 15 साल रही है और 5 साल से उनकी सरकार देश में और उनका प्रधानमंत्री है। जानने का हमको कि हम उनसे जानेंगे कि 15 साल की आपकी सरकार यहाँ का हिसाब दे, और जो पिछले चुनाव में सबके अच्छे दिन आ जाएंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कोई एक उदाहरण बता दे कि जिनके खाते में 15 लाख, 15,000, 1500 भी बता दीजिए। सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद लोगों ने, देश की जनता ने और राजपुर की और खरगोन बड़वानी की जनता ने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ अच्छे दिनों का और 15 लाख रुपए का। तो जो सरकार वाले लोग बोलते वो तो हमारा चुनावी मजाक था, वो तो हमारी चुनावी जुमला था। तो आज वो यहाँ नहीं है तो हम किनसे जानेंगे? ठीक है, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, कितनों को रोजगार दिया गया है?
उसके बाद की कहानी तो फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, आपसे सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि सांसद आपके हैं, अनुपस्थिति एक बड़ा सवाल, उसके बाद उन्होंने लगातार बहुत सारे सवाल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जहाँ मौजूद है उसके पास में ही सांसद महोदय का घर है, क्यों वो नहीं पहुँचे? गृह मंत्री खुद यहाँ मौजूद है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गृह मंत्री जी ने कहा कि सांसद नहीं है और उन्होंने आना था। मुझे बहुत अच्छा लगा। सांसद जी की आज एक अनिवार्य बैठक थी, उस बैठक में वो गए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने आना था, पर पार्टी की भी अपनी मर्यादा है और पार्टी की बैठकों में भी जाना अनिवार्य है, क्योंकि चुनाव का मौसम है, आप भी समझती है, और टिकट का मौसम है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भागदौड़ में उसी बैठक के में गए हुए हैं। सबसे यहाँ के मुद्दे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं जनता के बीच जाऊंगी, क्योंकि सवाल बहुत है और हर कोई एक इंसाफ की जो गुहार है वो लगाते आ रहा है। क्या इस बार की उम्मीद है, क्या मोदी मैजिक काम आएगा या वाकई परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी? न मोदी मैजिक काम आएगा, क्योंकि हम लोग युवा हैं और युवाओं को न तो शिक्षा मिली न स्वास्थ्य मिली। मैंने खुद 8 रोज स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल करी, सिर्फ इसलिए कि मेरे को एडमिशन चाहिए थे, शिक्षा चाहिए थी। शिक्षा आज बड़वानी जिले से 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हो गए, जिनको एडमिशन नहीं मिला, जो कि मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है। उसी दौरान सांसद महोदय भी आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर अंतर सिंह आर्य जी भी आए थे। उन्होंने कहा कि करवाएंगे, बस करवाएंगे बोल दिया। हमने मांग करी कि वे लिखित में आश्वासन दो या फिर एडमिशन प्रक्रिया चालू करो, तो उन्होंने न तो लिखित में आश्वासन दिया, देने से मना ही कर दिया था, बोले कि नहीं हम लिखित में आश्वासन नहीं दे पाएंगे बोले। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर है। कपास का एक बड़ा उद्योग यहाँ पर था, 150 से ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, बंद होने की कगार पर है। जो यहाँ की यूएसपी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। आपको नहीं लगता कि जो पहचान थी पूरी एशिया की, क्यों बंद होने की कगार पर है? क्यों इस और ध्यान नहीं दिया गया? मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल में शिवराज मामा ने जो किया, उससे निमाड़ का जो सोना कहा जाता, जिसको आप भी सोना अपने चैनल के माध्यम से कह रही हैं, वो उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसका कारण भी मैं बताना चाहता हूँ। इसके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, जिन्होंने सेल टैक्स में पूरा की पूरा रिटर्न करने के लिए छूट दी थी कपास उद्योग के, और उस समय सेंधवा जैसी जगहों में 160 जिनिंग फैक्ट्रियां चला करती थी, और मध्य प्रदेश नहीं, एशिया लेवल पे निमाड़ की मंडी 6ठे नंबर पे थी, और निमाड़ में तो फर्स्ट थी। बताइए, अब आपकी सरकार आ गई है, क्या प्लानिंग की है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं वो प्लानिंग भी बताता हूँ। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि जो मंडी टैक्स आदरणीय शिवराज सिंह जी बार बार 2 रुपये 40 पैसे, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपये 40 पैसे वो कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री ने ये वचन दिया है कि अगले सत्र से हम इसको 1 रुपया करेंगे, आधा कर देंगे। जो जिला अध्यक्ष महोदय ने कपास के ऊपर बात बताई है, उसके ऊपर ही बताना चाहूँगा। मैं राजपुर में कपास का मैं व्यापार करता हूँ, अच्छे लेवल पर करता हूँ, मंडी मेरा लाइसेंस भी है। 2.5% अभी लग रहा है, 2.5% लग रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा 1% लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेंधवा में 85 जिनिंग चालू हो चुकी थी, जो अभी कांग्रेस के शासनकाल में 35 जिनिंग चल रही है। मेरा मंडी में लाइसेंस है, मैं प्रूफ बाय बात करता हूँ। ये एक बात निकल कर आई है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? पहले बताइए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल से थे, तो मंडी में इन्होंने उस नियम को लागू क्यों नहीं कर दिया? प्रतिवर्ष किस मतलब व्यापारियों को झुलाते क्यों रहे, जिससे उनके व्यापार में अप डाउन आता रहा, और व्यापारी ये मध्य प्रदेश छोड़ के महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। आपके शासनकाल 15 साल, लेकिन क्यों ध्यान नहीं दिया गया? युवा जिस तरह से, आपको नहीं लगता पलायन कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्षति है ये? पलायन अलग मुद्दा है और कपास की फैक्ट्रियों का मुद्दा अलग है, और कपास की पैदावार अलग चीज़ है। मूल बात यह है कि यहाँ भी जो टैक्सेस की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कपास की खरीदी पर 1% का टैक्स लगाया था, और मेरी इस सरकार से मांगे जो अभी 2 रुपये 50 पैसे ले रही है, इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से मुझे मांगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उसको 50 पैसे कर दीजिए ना भैया।
1 रुपया हम ले रहे थे, आप 50 पैसे करिए ना, कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जी ने बोला ना कि 160 सेंधवा में जिनिंग और प्रेसिंग कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। इनसे ज़रा पूछना कि ये सब उद्योगपति मध्य प्रदेश और सेंधवा को छोड़ के दूसरी जगह, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में क्यों शिफ्ट हो गए? ठीक है। और ये जो टैक्स तो हम लोगों ने वचन में दिया है, हमने इसको कर भी दिया है हमारे वचन पत्र में। दूसरी चीज़, ये कर्ज माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ कर्ज माफ़ करने की फाइल 1 घंटे में साइन की है और वो प्रोसेस 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो जा चुका है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो सनगांव सोसाइटी लगती है, 850 में से 525 किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है और उनके खातों में राशि आ जा चुकी है। एक दवाना सोसाइटी है, 1600 में से 1200 किसानों का कर्जा माफ़ हो जा चुका है और उनके खातों में राशि आ जा चुकी है। 50 पैसे क्या संभव है, ये बताइए। देखिए, जो हमने जो कहा है उसको हम लोग कर रहे हैं कि जितना वर्तमान में कॉटन पे जो टैक्स है उसका हम 50% करेंगे और डिसीजन लिया जा चुका है। 76 दिन की सरकार ने 83 वचन पूरे कर दिए हैं। मैं ये मध्य प्रदेश के इनके पूर्व मुख्यमंत्री तो छोड़िए, देश के जितने भी जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे, जितनी फास्ट और क्विक गति से जो काम आदरणीय कमलनाथ जी ने जो किए हैं, उनको आज ही भाजपा के लोग हजम और पचा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से ऐसी बात करते हैं। क्या वाकई भाजपा पचा नहीं पा रही है? किस एंगल से देखें इसे? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं किसी पे नहीं करूँगा, पर एक बात निश्चित रूप से कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जनता ने मैंडेट उनको दिया है। अब वो काम करके दिखाए। हम में कुछ कमियां थी इसलिए हम बाहर हुए ना, हमें कुछ कमियां थी इसलिए हम बाहर हुए हैं। आपको अभी मौका दिया है। आपने कहा था 10 दिन में मैं वचन निभाऊंगा। 3 महीने 90 दिन हुए हैं। राजपुर सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं, 6.25 करोड़ रुपए फाइनेंस किया है और 25 लाख रुपए की राशि मात्र जमा हुई है। अभी आप यहीं से फोन लगा के बात कर लीजिए। किसानों के बीच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो किसान है वो हमें बदहाल नजर आता है। मैं किसानों के पास आती हूँ, बताइए क्या स्थिति में देखते हैं आप? मेरा मैम कर्ज है 2 लाख रुपए का। मेरे को 20,444 रुपए का प्रमाण पत्र दिया गया है और मेरे खाते में 1 रुपया अभी तक नहीं जमा हो। और जिले की ये स्थिति है, 1,050 करोड़ रुपए का कर्ज है और मात्र 156 करोड़ रुपए मात्र जिले में डले हुए हैं। तो 1,050 करोड़ में 156 करोड़ की तादाद हो रही, तो मतलब बाकी पैसा कहाँ से आएगा? बाकी किसानों को कब होगा? और भावांतर जैसी योजना है, मतलब पूर्व में 500 रुपये क्विंटल देने की बात कही थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सोयाबीन पे और मक्का पे, वो आज तक नहीं किसानों की डली है। वो कब दी जाएगी हमें? ठीक है, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? क्या वाकई आप खुश हैं? मैं और भी किसानों से बात करना चाहूंगी। ये प्रमाण पत्र है मैडम, 1,52,600 और ये बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है और कब होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोला था कि 3 किस्तों में कर्जा माफ होगा। पहली किस्त में छोटे किसान आएंगे, दूसरी किस्त में उसके बाद आएंगे और तीसरी किस्त में वो आएंगे। दूसरा ये प्रमाण पत्र ये सिर्फ चिल्ला चोट करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ चिल्ला चोट करते हैं, किसी को बताना नहीं देते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये चिल्ला चोट करते हैं। इनके पास सूची, ये रहा सूची, ये रहा प्रमाण पत्र और ये देखिए, ये देखिए, ये बिल, ये हाफ बिल, ये बिल हाफ। और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी, मेरे 1,95,000 रुपए मेरे माफ हुआ। 1,95,000 रुपए मेरे माफ हुए। प्रमाण पत्र मिले, आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी, बताइए। 1,95,000 रुपए हमारे माफ हुए और प्रमाण पत्र हमको मिल गए। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो घोषणा पत्र नहीं, वो वचन पत्र है। उसको 3 किस्तों में 2 लाख रुपए तक पूरा माफ किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं भाजपाई किसान। भारतीय जनता पार्टी ने पहले बोला था सुई से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्जा माफ। दूसरी बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंजड़ में आकर बोला कि 50,000 हर किसान का कर्जा माफ, और हमने बोला कि 2 लाख तक का कर्जा माफ। लेकिन कोई भी चीज एक प्रोसीजर में होती है। प्रदेश सरकार 3 चरणों में इसको पूरा कर रही है। 2007 तक के जो किसान थे
उनका जो डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे उनका लगभग पूरा कर्जा माफ हो चुका है, और नए जो चालू खाते हैं उनको वो पहली जो 31 मार्च तक के किसान थे उनके 50,000 तक के कर्जे उनके खाते में डल चुके हैं। और एक सुभान भाई हमारे हैं, उनका 1,95,000 का कर्जा माफ हो चुका है। ये यहाँ सबूत है। बहुत सारे किसान हैं जिनको अभी तक कर्ज माफी नहीं हुई है, जिसका आक्रोश भी हमें देखने को मिल रहा है। एक आरोप ये भी लगा कि सबसे ज्यादा जो कर्ज माफी हुई है वो भाजपा के किसानों की हुई है। कितनी सत्यता आप मानते हैं इसमें? देखो, ये तो भ्रामक आंकड़ा है कि भाजपा और कांग्रेस, अरे कर्जदार कोई भाजपा का और आपने किसान का कहा, किसान भाजपा का भी हो सकता है, जेडीयू का भी हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है। देश की 257 पार्टियां हैं और देश में रहने वाले किसान, क्या उनका अधिकार नहीं है? आपने किसानों की बात करी, उसने ये थोड़ी कहा था आपने कि भाजपा किसान का, कांग्रेस का किसान। अब ये इधर उधर की बात करना छोड़े, सीधे सीधे बात करे। 2 लाख रुपए किसान के माफ होंगे। कांग्रेस की मानसिकता कैसी आप कल्पना करो, भाजपा और कांग्रेस का इसमें किसान ढूंढा जा रहा है। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, प्रधानमंत्री आवास किन किन कांग्रेसियों ने ले, जरा उसकी लिस्ट भी देख लो भाई। छत में रह रहे जो कच्चे मकानों में रहते थे, गरीबों का जीवन यापन ऊंचा उठाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वक्त बदलाव का नहीं है, वक्त बदलेगा चल रहा है। ये कांग्रेस पे आरोप है मेरा। वक्त बदलाव का नहीं है, बदले पे बहुत जरूरी है। जाहिर गृह मंत्री से रिएक्शन लूंगी। आपने सुना, उन्होंने कहा वक्त बदलाव का नहीं है, वक्त बदले का है। जी सुनिए, आप अभी उधर से जो बात आई है कि नाव है कागज की और वो डूबेगी, उनसे पूछना नाव कागज की बना के पानी में कभी डुबाई है, कभी डूबी है? कागज कभी डूबता है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी एक पीछे एक किसान ने मेरे 20,000 माफ हुए, ठीक है। वो किसानों की आड़ में भाजपा की राजनीति करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ता ने बिल्कुल ठीक बोला है कि 20,000 भी तो माफ हुए। अरे तुम्हारे 15 लाख में से 15 पैसे भी आए, वो चुनाव है। ये जो पिछले वर्ष 2014 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, आप देख लीजिए, इनने जानबूझ के इनके सांसद को इनने यहाँ नहीं आने दिया है। मैं आज भी मेरा ये पूछना है कि जिसको 2,60,000 वोट से ये संसदीय क्षेत्र से जीत मिली थी, वो सांसद और सांसद से जुड़ा हुआ चुनाव है, वो आज यहाँ क्यों नहीं है? ठीक है। और वही मेरे मुद्दे कि किसके अच्छे दिन आ गए, मेरे को इन्हीं के कोई अच्छे दिन बता दे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा की मजदूरी अक्टूबर नवंबर की अभी तक भी जिलों में और मध्य प्रदेश में आई नहीं है। तो वो जो मनरेगा की जो राशि आती थी, जिसे केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी जो रिलेवेंट योजनाएं थी, वो सब बंद और ठप पड़ी है। ये अपने जहां जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके ठीक सामने सांसद जी का रेसिडेंस है। एक काम राजपुर में बता दे, एक काम पूरे संसदीय क्षेत्र में, केवल यात्री प्रतीक्षालय बनाए, ठीक है, यात्री प्रतीक्षालय। इनसे पूछना, इनसे भी जानना कि वो यात्री प्रतीक्षालय जो सांसद ने जो बनाए, जिसके ऊपर उनने फोटो लगाने के काम में वो आ रहे हैं, ज्यादा आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई तो कोई भी उसमें यात्री बच नहीं सकता है। और उसके 4,85,000 रुपए निकाले हैं। ये मैंने विधानसभा में भी मैंने प्रश्न पूछा था, और ये कहना मानना है ये मतलब ये जो रिपोर्ट जो उसकी कि 70 से 80 हजार का ज्यादा काम नहीं है। इसके अलावा सांसद ने क्या काम किया, उसका जवाब ये लोग दें। बड़ी फेरिस्ट है, सांसद ने बहुत सारे विकास कार्य किए, इसके दावे जरूर किए, लेकिन धरातल पर वाकई वो नजर आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। बड़वानी में हमारा जन कार्रवाई लगातार जारी है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा अपनी अपनी राजनीति करते हमें जरूर नजर आ रही है। सबसे पहले हम आम जनता के पास जाएंगे। बड़वानी जिले में मुद्दों बहुत सारे हैं, क्योंकि विकास की रफ्तार में बहुत पीछे नजर आता है मध्य प्रदेश का ये जिला। आप बताइए क्या कुछ समस्या है, और इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के साथ जाएंगे? क्या वाकई आपको बदलाव चाहिए, और क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मैडम, विकास तो कहीं नहीं हुआ। नोटबंदी में सभी को लाइन में लगा दिया गया। नोटबंदी के एक भी फायदे अगर ये बता दे, एक भी फायदा, जितना पैसा छपा था 1000 और 500 के नोट में, वो पूरा नोट वापस जमा हो गए। तो फिर काला धन कहाँ गया? ये बोल रहे हैं कि विकास वाली बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें विकास की बड़ी बड़ी बातें करी थी, और हमारे लोगों ने भी हमें बोला था कि आज देश की बात है तो भाजपा को वोट दो। हमने भी उनकी सुनी, ठीक है भाजपा को वोट दो, लेकिन आज
उन्होंने जो जो बोला था, धारा 370, काला धन वापस लाना, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देना, राम मंदिर बनाना, ये कहाँ है? ये धारा 370 हटाने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने 7 कदम आगे चल के धारा 377 हटा दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये जो कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, मेरा इनसे ये कहना है कि जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर छोड़कर गए थे। जैसे ही हमारी सरकार बैठी, हमने ये वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, और हम तो आज भी इनसे कहना चाहते हैं कि अगर ये हमको अनुमति दिला दे कि अभी कर्जा पूरा माफ़ करना है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है और मध्य प्रदेश सरकार के पास अनुपूरक बजट में 6,000 करोड़ रुपये था और हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। हमारे एक भाई साहब ने उधर से कहा कि 1050 करोड़ कर्जा बड़वानी जिले में माफ़ होना था, लेकिन 156 करोड़ आया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सच बुलवा देता, 156 करोड़ तो बड़वानी जिले में आया ना, तो 156 करोड़ आप बताइए। एक सबसे बड़ी योजना लोहर गई जो 315 करोड़ की बाला बच्चन जी द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, और किसानों को 2012 में पानी मिलना था, लेकिन वो पानी इसलिए नहीं मिला कि वो बाला बच्चन जी के द्वारा स्वीकृत करा गई है। क्या किसानों का क्या कसूर था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ ये किया? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके आज दिन तक हम हमारे जवानों को पूछते आए हैं, हमारे सैनिकों को, शहीदों को पूछते आए हैं, उनके द्वारा की गई दुश्मन देशों के ऊपर जो कार्रवाई है उनको भी हम मानते आए हैं। लेकिन क्या ये वजह रही कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी 2014 से, लगातार ये उन चीज़ों को भुनाते आए हैं और हमेशा एक ही बात करते हैं कि इनके शासनकाल में ये हुआ वो हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पूर्व के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में क्या हमारी सेना काम नहीं करती थी? केवल इस बात का उत्तर दे वो। मैं बताना चाहता हूं कि कर्ज माफ़ी वाली बात जो आ रही थी, उसमें मेरा 100% 49,000 जो कर्ज था वो पूरा का पूरा माफ़ हो गया है। और दूसरी बात, यदि हम मुद्दों की बात करते हैं तो सभी की भावनाओं से जो जुड़ा मुद्दा था, जो भाजपा पूरे समय चलाते रही और उसने 5 साल शासन किया, वो था राम मंदिर का। कहाँ गया? क्यों नहीं बना पा रही राम मंदिर? जो सबकी भावनाओं को खिलवाड़ करके जो सत्ता में बैठ गए, 5 साल पूरा उन्होंने उसका स्वाद लिया, उसके बाद फिर जनता के पास आ रहे हैं नए नए मुद्दे लेकर। बहुत सारे सवाल हैं, सबसे पहले जवाब लेते हैं, फिर और जनता के बीच आएंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे मुद्दे थे जिसको भुनाया था, लेकिन जिस तरह से नाराज़गी आम जनता से आज हमने सुनी है, उससे बहुत ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले सवाल ले लें। पहले आप बताइए, आपने जनता को सुना, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत वादे किए गए, ये कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई धरातल पे वो लगता है आपको कि वो विकास हुआ है? देखो, विकास की दरकरार तो हमेशा बनी रहती है और विकास के पथ पर हम आगे बढ़े हैं। और जहां तक राम मंदिर की बात है, सुनिए, इनको सुनना है। राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, ये हमारी पार्टी का मूल विचार है। हम इससे बंधे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बोल देगी उस दिन राम मंदिर बना देंगे 24 घंटे में। जय जय श्री राम। अगर इनमें इतना दम होता तो मैं जिस चुनाव को लेकर आज आपने ये जो जन कारवा रखा IBC 24 का, ठीक है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, तो इतने बहुमत से जीता हुआ सांसद ये क्यों नहीं है? इनने खुद ने नहीं आने दिया। दूसरी चीज़, हमने 3 राज्यों में सरकार 2 महीने पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 महीने पहले हमने भाजपा से सरकार छीनी है, ध्यान रखना। और ये लोकसभा खरगोन बड़वानी, जिसमें 8 विधानसभाएं आती है, हमने बड़वानी जिले की 4 में से 3 विधानसभा जीती है। 8 में से 7 सीट हमने जीती है। 3 राज्य में हमने चुनाव जीते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज भी गफलत में और गलतफहमी में है। इनको समझ नहीं पड़ी है। जो कमलनाथ जी जब तक अध्यक्ष नहीं बन के आए थे, तब तक ये भाजपा ही बोलते थे कि अब की बार मध्य प्रदेश में 200 पार। 3 राज्यों को मिला के भी बहुत बड़ी मुश्किल से 1 सीट 200 पार कर पाए हैं। अब ध्यान रखना, 3 राज्यों में हमने भाजपा से सरकार छीनी है। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया और उन वचनों पे जो काम कर रहे हैं, उसको ये हजम नहीं कर पा रहे, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। और जैसे इनको विधानसभा के चुनाव में समझ नहीं पड़ी है, ऐसे ही अब ध्यान रखना, ये केंद्र की चुनाव है। हम खरगोन बड़वानी लोकसभा जीतेंगे
मध्य प्रदेश में हम लगभग 20 सीटें जीतेंगे और देश में आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी चुनाव देश का कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में एक आंधी चलती थी, ऐसे ही आंधी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलेगी। ये खुले मन से बोल दिया गया है कि अगर जीतता है तो राहुल गांधी बनने वाला है। आप बताइए सब। पहली बात तो ये इनका क्या वो है मत है राम मंदिर और धारा 370 पर। दूसरी बात नहीं, इनके नेता सुप्रीम कोर्ट में 20-20 वकील खड़े करते हैं। और 2009 में जब राम सेतु का मामला हाई कोर्ट में गया तो इनके सहयोगी दल ने कोर्ट के अंदर बोला कि राम काल्पनिक है। एक तरफ राम को काल्पनिक कहते हैं। दूसरी बात, समझौता बम ब्लास्ट कांड में आसमीनंदन राय, कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर को झूठे केसों में फंसाते हैं और इनके नेता बोलते हैं हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। दोनों पार्टियों से जानना चाहता हूं, जो पूर्व की 15 साल की भाजपा सरकार थी, सेंचुरी सतराटी के अंदर 527 दिन हो गए मजदूरों को आंदोलन करते करते, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ का जो स्थानीय सांसद आज तक उनके बीच में नहीं आया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी आवेदन दिया और हमने बुलाया था। आज तक शिवराज सिंह जी चौहान वापस लौट के गए तो वापस नहीं आए। बहुत सारे टीचर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। शिक्षा के ग्राफ को हम समझना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस तो ज़्यादा है नहीं। किस तरह से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और किस स्तर की आप शिक्षा देखते हैं कि बड़वानी जिले में जो होना चाहिए, क्योंकि साक्षरता की दर बहुत ही कम है, तो वो एक बहुत चिंतन का विषय हमें नजर आता है। हाँ, शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है और वो दोनों ही पार्टी के लोगों ने यहाँ पर राज किया है। और मैं आज इस आपके माध्यम से ये पूछना भी चाहूँगी, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के पहले मुझसे आश्वासन दिया था कि बच्चों के लिए जो रोड खराब है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आज तक वो चीज़ नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई पार्टी, क्योंकि मैं सांसद महोदय से भी इस रोड के लिए आवेदन दे चुकी हूँ, हमारे गृह मंत्री को भी दे चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम एक आम जनता ये चाहती है कि अब क्या सोच के वोट डालने जाए। बहुत सही बात कही है, क्या सोच कर वोट डाले, क्योंकि सिर्फ दोनों पार्टी जुमलेबाजी करती है और जनता को मिलता क्या है आखिर। आप बताइए किस तरह से आप देखती हैं और इस बार क्या अपेक्षा के साथ आप वोट डालने जाने वाली हैं? मैं वैसे तो अभी स्टडी भी कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर राजपुर में कॉलेज नहीं है साइंस लेवल का, तो कॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे। शिक्षा का अभाव यहाँ नज़र आता है, किस तरह से आप देखती हैं? शिक्षा का अभाव तो है, सिर्फ एकमात्र स्कूल है जिसके कारण हम संतुष्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि राजपुर में भी इस तरह के स्कूल या कॉलेजेस बनना चाहिए। मेन मुद्दा तो शिक्षा है, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एजुकेशन। आप बताइए। ओके, मैं शिक्षा को ये लेकर बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक माँ की तरह सोचती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ साइंस अदर फैकल्टी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यहाँ कुछ ऐसी फैकल्टी दे जिससे कि बच्चों को अदर प्लेस पे ना जाना पड़े। एक बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा की दर को कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही निकल कर आता है क्योंकि लगातार शिक्षा का जो ग्राफ, जो स्टैंडर्ड होना था वो नज़र नहीं आता है। इसलिए एक बड़ा ये रेशो ये भी है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए क्योंकि कुछ सोर्सेज ही नहीं है। एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। आपको नहीं लगता है साक्षरता का दर सबसे कम, गृह मंत्री का गृह जिला, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा टिकी होती है, अब तक क्यों नहीं बन पाया? मैडम, इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी आए और उन्होंने बच्चों के लिए क्या तोहफा दिया, आप भी जानती हो और आपके चैनल वाले भी जानते हैं। तोहफा ये दिया कि पढ़ो और आगे बढ़ो। और कमलनाथ जी और हमारे शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दीजिए कि जिन्होंने अभी मात्र 73-74 रोज हुए जिसमें 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड लागू किए और शिक्षा स्तर सुधारने का काम किया। हम सीधे ही इसके
जवाब लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगी। सबसे पहले हम शिक्षा पे बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है न स्कूल्स अच्छे हैं न कॉलेजेस हैं, लंबे समय से गुहार भी लग रही है, लेकिन फिर भी ये जो रेशो है जो कम हुआ है, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? 15 साल बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, लेकिन क्यों शिक्षा का क्षेत्र जहाँ बड़ी बातें की जाती है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, इस और ध्यान देने की बात करें? निश्चित रूप से शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है और शिक्षा मिलना चाहिए, और शिक्षा से ही हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से कुछ कमियां तो रही है, फिर भी मैं बताना आपको चाहूँगा कि पानसेवल में नया महाविद्यालय बना है हमारी मध्य प्रदेश सरकार में, और पार्टी के अंदर हमारा एक नया महाविद्यालय चालू हुआ है, एक बलवाड़ी में हमारा चालू हुआ है, और जिस शहर में जिस जगह पर हम बैठे हैं उसके ठीक सामने भी एक नया महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, और वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉलेजेस का आप बताइए, कॉलेज तो बिल्कुल नहीं है ना? नहीं, ITI कॉलेज का भवन आपके जिलवानिया रोड पर भी तैयार है, रेडी है, और केवल उद्घाटन का इंतजार है। आचार संहिता के बाद हमारे नव निर्वाचित जो भी सांसद होंगे उसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के वो मंत्री हैं, मानते हैं ना कि नहीं हुआ, हमने शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दिए। देखिए मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में हमने 6 नए महाविद्यालय इस जिले के अंदर दिए। हमने यहाँ पर 41 नए हाई स्कूल भवन दिए हैं, हमने अपग्रेड किए हैं। जो मूलभूत, हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने 60 साल इस प्रदेश पे सरकार चलाई, उनने क्या किया? और हम 15 साल की बात नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य क्या है, आप बताइए। मोदी सरकार ने 45,000 करोड़ शिक्षा बजट से घटा के 25,000 करोड़ क्यों किया है? शिक्षा से इतनी कटौती क्यों की गई? जबकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जरूरी नहीं था कि 3,000 करोड़ का खर्चा इन्वेस्टमेंट करें, या कुंभ में इतना पैसा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? जो शिक्षा से काटा गया है 20,000 करोड़ रुपए काटा गया, 45,000 से कम करके 25,000 करोड़ रुपए किया गया है। आप बताइए। मैडम, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि 2 महीने से इनकी सरकार आई है, विद्यार्थी इतना परेशान है, छात्रवृत्ति अभी तक अते पते नहीं है। ST के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप की लिंक अभी नहीं ओपन हो पा रही है। आवास गृह, जनजाति बाहुल्य जिला है ये, आदिवासी बच्चों के पास रहने का पैसा नहीं होता है। पूर्व की सरकार ने उनको रहने के लिए एक आवास गृह योजना निकाली थी, जो उनको 15,000 रुपये मिलते थे। आज तारीख तक उनके फॉर्म नहीं डले हैं, 15,000 रुपये को अते पते नहीं, वो विद्यार्थी वापस जा रहे हैं घर पे रहने। सबसे पहले मैं गृह मंत्री से इसका जरूर चाहूंगी कि जवाब दिया जाए। तो शिक्षा का क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहले से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन नई सरकार से बहुत अपेक्षा थी यहाँ की जनता की। अभी भी आपने मुझे ये बताइए कि कितने स्कूल का आपने सोचा है कि खोलने का, और कॉलेज तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अभी ये जितनी जो डिबेट हुई है, जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इसके पहले, ये शायद मेरी जहाँ तक जानकारी में, ये पीछे जो बेटी है संगीता मंडलोई जी है, ये पिछली चर्चा में भी, एक पिछली बड़वानी में एक चर्चा थी, उस चर्चा में भी इनने पार्टिसिपेट किया था। इनने ये यहाँ स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है, और इनने ये बात कही है कि मेरे पास बच्चों को फीस भरने की नहीं होती, और बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के और बोलते हैं किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, उस समय हम फिर कर्ज माफ़ होंगे तब हम इनकी फ़ीस भरेंगे। तो मैं ये संगीता मैडम जी से पूछना चाहता हूँ कि 2-4 किसानों के नाम ऐसा बता सकती जो इनके पास आए थे, किसान इनके पास आए थे? मंत्री जी अभी शिक्षा पे थोड़ा बताइए, शिक्षा पे जानना चाहते हैं। शिक्षा पे सुन लीजिए, शिक्षा पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अभी लेखानुदान पास हुआ है 89,000 करोड़ का, ठीक है। इसके बाद जो आचार संहिता एंड होने के बाद जो हमारा बजट सत्र आएगा, उसमें पूरा हमारा जो ध्यान रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन रहेगा बजट का। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, मैं इस बात को जानता हूं। ये इधर जो बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल पहले अगर नर्मदा जी का पानी राजपुर में नहीं लाते तो अभी तक राजपुर के क्या हाल होते? जो राजपुर का जो भी तरक्की और विकास और उन्नति जो देख रही हो आप, ये सब हम लोगों ने किया है। सांसद के घर के सामने भी अभी 50 लाख रुपए की सड़क हम लोगों ने बनाई। लेकिन यहाँ की सड़कों का क्या? यहाँ की सड़कों का क्या? कई ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कों का निर्माण सरकार में आए, अब हम सरकार में आए, फिर हम बची हुई सड़कों को करेंगे। सड़कों का हम जाल बिछाएंगे। एजुकेशन से संबंधित जहाँ स्कूल्स, कॉलेज और जो भी संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आचार संहिता लगी हुई है, इस पे हम ज़्यादा
ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड, जो रिक्वायरमेंट, जो नीड, जो आवश्यकता खरगोन बड़वानी जनता की जो होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पलायन तो है, साथ ही साथ जिस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं, इसके बारे में जानेंगे। में 53 साल से एक बहुत सारे परिवार सिर्फ इस उम्मीद में है कि कब उनको न्याय मिलेगा। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का, एक बड़ा आंदोलन जो लगातार चल रहा है। कई सरकारें आई, घोषणाएं हुई, लेकिन सिर्फ घोषणाओं तक ही ये बातें सीमित रह गई है। आप मुझे बताइए किस तरह से बहुत सारे लाखों ऐसे परिवार हैं जो इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद नई सरकार आएगी तो कुछ करेगी, लेकिन क्या घोषणाएं तक बात सीमित है? अभी तक हम जो देख रहे हैं विकास 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 का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, उन्होंने ही भोपाल, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर में बैठकर जो तय किया था उन फैसलों को भी उन्होंने अवमानना करी। 2000 का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का, 2005 का सर्वोच्च न्यायालय का, चाहे 2017 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसकी अवमानना करने में जो शासक है उन्होंने स्वयं ने चूक करी है। आज तक उन्हीं के फैसलों को उन्होंने आज तक, आप विश्वास नहीं करेंगे, नर्मदा घाटी में आज भी 33,000 परिवार मौजूद है। 2017 के फैसले के बाद में आप क्षेत्र की बात करेंगे, हमारे सांसद महोदय की जिन्होंने सत्ता सौंपी थी उनकी जिम्मेदारी बनती थी 2017 के बाद से कभी क्षेत्र में लोगों से जाकर उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये जो फैसला आ रहा है और यहाँ के भ्रष्टाचारी जो तंत्र है, प्रशासन का तंत्र जो लिप्त है, 15 साल में उन्होंने 15,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो दूसरी बात है, पर 2017 के बाद में भी 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको हम अवगत करवाते रहे सांसद महोदय को। मैं जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी मन की बात कहा करते हैं, आज हम युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, और इसके अलावा जो हमारे आदिवासी भाई है जो वो पलायन गुजरात कर रहे हैं, अन्य प्रांतों में जाके कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कर करके हमारे कानों में से खून आ गया है, अब हमें सुनाई नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सभी सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, हमारे सुभाष पटेल जी ने भी खजूरी को गोद लिया था, लेकिन अभी खजूरी में अभी यहाँ से अगर गाड़ी लेके जाओगे तो रास्ते के अंदर ये घुटने घुटने पानी भरा हुआ है गांव के अंदर जाने से। गोद लिया हुआ गांव की स्थिति ये है तो दूसरे गांव की स्थिति क्या होगी? और हमारी मैडम ने बोला था कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनाया। सुभाष पटेल के घर के सामने रोड है, 5 साल तक सांसद थे, 15 साल तक भाजपा की शासन थे, आज तक रोड क्यों नहीं बना? मैं भाजपा की अभी जाने वाली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि लगातार जो हमारे देश में जिस बात से, जिस समस्या से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, पीड़ित है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़कर हम लगातार एक ही चीज़ पर, राष्ट्रवाद पे क्यों आ जाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक अपने दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा लेके चलता है। और कोई बात करना चाहेगा? मौजूदा सरकार ने रोजगार पे नाम पे सिर्फ चौकीदार और चौकीदार बनाए, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया, और बेरोजगारी जो पहले रोजगार मिले थे वो रोजगार भी खत्म हो गए। आज डिग्री वाले, पीएचडी वाले लोग और ये बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि अपने नाम के आगे चौकीदार लगा के घूमे और सबको बोले कि चौकीदार बन जाओ। मैं हमारे गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो भावांतर का पैसा 500 रुपए क्विंटल और सोयाबीन का पैसा वो जल्द किसानों को दिया जाए। वही पैसे से आप लोगों ने हमारा कर्ज जो माफ किया कुछ पैसा, तो हमारे पैसा हमें दीजिए, भावांतर हम कोई कर्जे की माफ की जरूरत नहीं है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछूंगी, आप पहले बताइए क्या किस स्थिति में आप देखते हैं? देखो, वर्तमान स्थिति की बात करी तो इस देश में सबसे पहले जो घटनाएं हो रही बड़ी बड़ी, आप 370 की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हो, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो। भाई सर्जिकल स्ट्राइक ये सेना का संबंध होता है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और जो हमारे सैनिक वहां से वापस आए, विंग कमांडर, वो जिनेवा समझौता के तहत आए, तो ये बीजेपी और इन लोगों की बात है। दूसरा,
दूसरा जो कांग्रेस है, मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे आता हूं कि कांग्रेस ने इस संसदीय क्षेत्र में या बीजेपी ने, इन दोनों ने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के लोगों में एक तरफ गांधी है, एक तरफ स्वच्छता लिखा है। एक चश्मे से देखो तो ये स्वच्छता नहीं दिखती और दूसरी तरफ से देखते गंदगी। दो मुद्दे मेन है जिसपे मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। युवा पलायन कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के पास भी काम नहीं है। और अभी ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि इस तरफ का जो मोहल्ला है ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है और ये सब लोग है ना हमारे अरे आप सुनिए, ये हमारे गृह मंत्री जी को के अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और एक और मैं गृह मंत्री जी को सचेत करना चाहूंगा, दरबार ने भी वहां पूछा भी कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा। मैं दरबार से भी पूछना चाहता हूं कि हमारी भाभी जी को आप लड़ाना चाह रहे हैं क्या? आप क्या टिकट काटना चाह रहे हैं? आप क्या टिकट काटेंगे इस बार? ये टिकट मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। टिकट का फैसला भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड दिल्ली में करता है। ये चुनाव राष्ट्रवाद का है, ये चुनाव हिंदुस्तान का है, ये देश के स्वाभिमान का चुनाव है। कांग्रेस ने 70 साल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी। अगर महिलाओं के सम्मान की अगर बात आई, मुसलमानों की सिर्फ ये पैरवी करते थे। अगर मुस्लिम महिलाओं की जब बात आई तो नरेंद्र मोदी ने उनको 3 तलाक से छुटकारा देने का काम किया। मंत्री का गृह जिला है, इससे लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बड़वानी जिले की बात करें, अति संवेदनशील जिलों में शुमार होता है। मैं गृह मंत्री से ही सवाल लूंगी। सर, अति संवेदनशील आप मुझे बताइए, बड़वानी जिला। सर मैं आ रही हूँ, एक मिनट, मंत्री से बात कर रही हूँ मैं अभी। मंत्री जी, अति संवेदनशील बड़वानी जिला हमेशा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर यहाँ की स्थिति जाने बड़ी बदहाल नजर आती है। 2 महीने मैं भी मान रही हूँ आपको 2 महीने हुए हैं। किस तरह से बड़वानी जिले के लिए आपने प्लानिंग करके रखी? अभी ध्यान रखना, ये गुंडों को ठिकाने लगाने का हम करेंगे काम, ये ध्यान रखना। गुंडों को कोई बना नहीं, गुंडों को कोई महत्व नहीं। और ये आप जाके पूछ लेना कि बड़वानी जिले के जहाँ पर जो अवैध जो कारोबार इनकी सरकारों में सट्टा है, जुआ है, अवैध शराब जो चलती थी, अवैध उत्खनन होता था, गुंडागर्दी इतनी हावी थी। अभी राजपुर में इस कार्यक्रम के बाद जाकर आप सर्वे कराना, एक गुंडे को ढूंढ के हम ठीक करेंगे। और जनता जनार्दन जिसको हमने जो वचन दिया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने, 7 करोड़ 7.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जो जनता है उनकी हिफाजत और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए बखूबी हम लोग काम करेंगे और कानून को जो भी हाथ में लेने का काम करेंगे। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मंदसौर की घटना, रतलाम की घटना, इंदौर की घटना, बड़वानी जिले की बलवाड़ी की घटना, इनको कानून को हाथ में लेने का पट्टा किसने दे दिया है? जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे। मुझे मालूम है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब बलवाड़ी की घटना में आए थे, पास में खड़े होकर इनके लोग नारे लगा रहे थे और निकले वही हत्यारे जो आज जेल में है सब। ऐसे हम किसी को भी, कानून को हाथ में लेने वालों को हम ठिकाने लगाएंगे और जो गुंडागर्दी करने वाले, जो अच्छे लोगों का जीना जो दुभर करते हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। नर्मदा खनन, रेत खनन का यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्या आपकी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है? क्योंकि 15 साल से हर जगह नर्मदा माँ का जो छीना है वो छल्ली होते जा रहा है। हम इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2008 से लगाकर 2013 से लगाकर 2018 दिसंबर तक मैंने खुद ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर के रूप में, कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, डिप्टी लीडर अपोजिशन के रूप में मैंने इन लड़ाई को जो लड़ी है। और अब तो हम सरकार में है, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम कहीं पर भी अवैध उत्खनन, अवैध काम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमारी पूरी शक्ति इसमें है और लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम करेगा। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ सख्त हम कार्रवाई करेंगे। आप बताइए। मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल हो गए सांसद महोदय, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पास में उजर रहता हूँ। मेरे गांव के अंदर 2016 में 14 लाख के कैमरे की घोषणा करके आए थे, आज तक नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि नर्मदा उत्खनन को रोकने की बात, सही बात, रोकना चाहिए। मां नर्मदा के श्राप से ही शिवराज सिंह जी ने नर्मदा की सेवा यात्रा करी थी। अवैध खनन हो, पुनर्वास का मुद्दा हो, सभी मुद्दों के ऊपर ये सब झूठ बोलते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने 5,80,000 की जो घोषणा करी थी कि हर एक पट्टाधारी को 5,80,000 देंगे, जहाँ भी 27,000 परिवार जो पट्टाधारी है उसमें से मात्र 2440 लोगों को
इन्होंने 5,80,000 दिए और 1,260 लोग आज भी बाकी हैं उसमें। आप बताइए। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है, किसानों को वहीं से फसलों को पानी मिलता है। पिछले साल वो माँ नर्मदा नाला बन गई थी जब भाजपा की सरकार थी राज्य में, केंद्र में। आज मध्य प्रदेश में राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इस साल क्या वो नाला बनेगी या फिर अविरल बहने लगेगी? जहाँ तक रही रेत उत्खनन की बात है, और अभी एक उससे पहले माननीय मंत्री जी ने एक लॉ और ऑर्डर की बात करी। लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाने का काम इस प्रदेश के गृह मंत्री का है। गृह मंत्री के जिले में और गृह मंत्री के घर पे यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जाएगा तो जेलों को भर दिया जाएगा। और गृह मंत्री डराने की कोशिश नहीं करे। वो केवल 900 वोट से चुनाव जीते हैं, हम भी 462 वोट ही पीछे, ध्यान रखना। बहुत सारे सवाल हैं, हम सीधे आपकी प्राथमिकता जानना चाहते हैं। क्या वाकई इस बार बड़वानी जिले की सूरत सीरत बदलेगी या फिर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा 3 राज्यों में हमने जो भाजपा से सरकार जो छीनी है, ऐसा हम ये अभी सांसद की सीट भी इनसे हम छीनेंगे। और दूसरी जिनने अभी जो बात बोली ना, आप इस बात को ध्यान रखना कि ये जो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और इनकी कोई एक मतलब कानून को जो भी हाथ में लेंगे, पहले ये अपना इतिहास देख ले, किसका क्या है मामला। ये सब हमारी जानकारी में है। प्राथमिकता बता दीजिए समय की कमी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवैध उत्खनन के मामलों में जितने भी जो पहले जो साधन लगे हुए थे, सब साधन उनके घरों में पड़े हैं। जहां कोई छुटपुट बात आती है तो उसको दिखवाने का काम हमारा है, लेकिन किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का काम हम नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। दूसरी 934 वोट की मेरे चुनाव की बात की है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 2,59,000 वोट से आपका सांसद जीता हुआ था, क्यों नहीं आज उनको आने दिया है? ठीक है, ये मेरा बार बार ये प्रश्न रहेगा पूछना। और 8 में से 7 सीट हम लोगों ने जीती है, 3 राज्यों से सरकार हमने इनसे छीनी है। अब स्पष्ट पिक्चर है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 20 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में हम सांसदों की जीतेंगे, और हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनकी सारी चीजें पिछले 5 साल में जो वचन दिए थे वो सब सामने आ जा चुकी है। 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद की यह स्थिति बन जा चुकी है, जो कारवा को फेस नहीं कर सकते, उस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मैदान छोड़ के, और इनने खुद ने भगाया है। ठीक है, आप बताइए शॉर्ट। इनका काम है कि राम राम। दो बात बताना चाहूंगा मैं, दो बात बताना चाहूंगा आपको। एक तो उत्खनन वाली बुधनी से चालू के बड़वानी तक चल रही थी। दूसरी बात, ये राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ दे। तो जब सेना के जवानों ने पाकिस्तान पे हमला किया तो श्रेय सेना को देना चाहिए, नाचो कुचो वांदरी ने खीर का फकीर। ये कौन सी बात है? आज हमने जन चौपाल सजाई थी बड़वानी जिले में। बड़वानी जिले की समस्याएं बहुत ज्यादा है, कहीं स्थानीय मुद्दे हैं तो कहीं राष्ट्रीय मुद्दे। लेकिन आम जनता चाहती क्या है? आम जनता चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी का चयन करे जो वाकई उनका विकास करे, क्योंकि दावे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब भी काम की स्थिति को टटोला जाता है तो ना के बराबर होता है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बड़वानी सीट पर किसका लहर चलती है। क्या वाकई 1 दशक का भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है वो कम होगा, या फिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के साथ जितनी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में आई है उसका असर बड़वानी में देखने को मिलेगा। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।